नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है शिवाजी। दरअसल ये थोड़ा सा लंबा विषय है, तो इसलिए इसको मैंने दो भागों में विभाजित किया है, भाग एक भाग दो। तो आज हम पढ़ेंगे भाग एक। हालांकि हम जो पढ़ रहे थे वो उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के दौरान या औरंगजेब से कहिए जो जो स्वतंत्र राज्य हो रहे थे धीरे धीरे, जैसे मैं पढ़ा बंगाल पढ़ा, हैदराबाद पढ़ा, तो वो पढ़ रहे थे। लेकिन मुझे लगा है शायद आप कुछ बोर हो रहे हों, तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक ले लिया। इसके बाद हम हालांकि फिर वही पढ़ेंगे, मैसूर साम्राज्य और जो एक दो जो छुटे हुए साम्राज्य थे या सॉरी राज्य थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, शिवाजी जो थे इन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। ये मराठा साम्राज्य के क्या थे? संस्थापक थे। इनका जो जन्म है शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। यस, शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। और शिवनेरी दुर्ग है पुणे के पास। शिवनेरी दुर्ग कहाँ है? पुणे के पास। ओके, शिवनेरी दुर्ग पुणे के पास। इनका जो पूरा नाम वो था शिवाजी भोसले। क्या नाम? शिवाजी भोसले। और वहाँ की एक प्रसिद्ध देवी थी देवी शिवाई। उन्हीं के नाम पर इनका नाम शिवाजी रखा गया। इनके पिताजी शाहजी थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी। क्या था? शाहजी। और इनकी जो माता थी उनका नाम आप सभी को मालूम है, क्या? जीजाबाई। कौन? जीजाबाई। इनकी पत्नी थी सईबाई निम्बालकर। और इनके साथ इनका विवाह हुआ था बेंगलोर में। कहाँ हुआ था? बेंगलोर में। इनका लालन पालन इनके दादाजी कोणदेव के नेतृत्व में, जीजाबाई और समर्थ गुरु रामदास। इनके गुरु कौन थे? रामदास। तो इन तीनों के संरक्षण में इनका लालन पालन हुआ। युद्ध विद्या में इन्होंने अनेक प्रयोग किए, जैसे छापामार युद्ध मतलब कि एकदम सरप्राइज अटैक कर दिया। यानी कि लोग आधी रात को आराम कर रहे हैं युद्ध के लिए, वो सपोज शिवाजी से युद्ध के लिए आए हैं, आराम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सुबह को अटैक करेंगे, लेकिन शिवाजी क्या करते थे? रात को ही छापा मार दिया और अटैक उन पर कर दिया। तो छापा मार युद्ध शैली का भी इन्होंने आविष्कार किया, ऐसे बोल सकते हैं आप। शुरुआत इन्होंने जो की अपनी वो की तोरण के दुर्ग से। इनको क्योंकि बात समझ में आ गई कि जो अगर हम दुर्गों को जीत लेंगे मराठा क्षेत्र में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के अगर पहाड़ी दुर्गों को जीत लेंगे तो दुश्मन को इनको हराना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो दुर्गों के महत्व को उन्होंने समझा और इस तरह कई सारे दुर्ग जीते। जो पहला दुर्ग था वो था तोरण दुर्ग, जो कि पुणे के पास ही है। तोरण दुर्ग, तो इन्होंने तोरण का दुर्ग जीता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तोरण दुर्ग, कौन सा दुर्ग? तोरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग? तोरण दुर्ग जीता, जो कि पुणे के पास है। ओके, इन्होंने प्राचीन हिंदू प्रथा और शिष्टाचार को पुनर्जीवित किया, क्योंकि अभी तक क्या था, ये पूरा साम्राज्य था जो मुगलों के अधीन था। और कहीं ना कहीं जो हिंदू प्रथाएं थी वो कहीं ना कहीं दब गई थी। उनके बहुत सारे मंदिर तोड़े जा चुके थे। तो उन्होंने हिंदू प्रथाओं और शिष्टाचार को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। और इन्होंने एक हिंद स्वराज या बोलिए हिंदवी स्वराज की अवधारणा भी प्रस्तुत की। यानी कि एक इनकी कल्पना थी कि हम यहाँ पर हिंद स्वराज जो है स्थापित करेंगे। और ये अपने इनके एक और दादा थे नरस प्रभु, उनके सामने ये शेयर किया। इन्होंने फारसी से क्या किया, जो वहाँ की भाषा थी उस समय मुगलों के अधीन थी, तो भाषा कौन सी होगी? फारसी थी। जैसे अगर आज भी हम अगर देखें तो जैसे जो कचहरी वाले काम है, ज़मीन जायदाद के हैं, रजिस्ट्री वगैरह के काम है, तो आज भी आप देखेंगे जो उनकी भाषा है, वहाँ की जो भाषा है वो फारसी के शब्द हैं। बहुत सारी बातें समझ ही नहीं आती, साधारण शब्दों में नहीं लिखे होते। तो आज भी वो एज इट इज चल रहे हैं। तो इन्होंने क्या काम किया, फारसी की जगह मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाई। राजकाज की भाषा। ये साहसी भी थे, इनमें करुणा भी थी, दया भी थी और सुशासन का गुण भी था। और जब फ्रांस से यूरोपियन जो लोग आ रहे थे, क्योंकि 1600 में आना शुरू कर दिया उन्होंने, 1498, तो इनको बाहर से बाहर का भी ज्ञान था। और इनको ये बात समझ में आ गई कि नौसेना को मजबूत बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो उन्होंने एक नौसेना का भी निर्माण किया और अपनी नौसेना को मजबूत बनाया। कई वर्षों तक इन्होंने मुगलों से संघर्ष किया, विशेष रूप से औरंगजेब से। और इन्होंने पश्चिम में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। फिर क्या हुआ 47 में
सन याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने के लिए। 47 में क्या हुआ, इनके जो दादा थे कोणदेव, यानी कि जो इनके संरक्षक थे, जो इनको समझाने वाले थे, अपने अनुभव शेयर करने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इन्होंने खुद ही अपने अनुभवों से सीखना शुरू किया। ये क्या थे, जो सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वतमाला समझ रहे हो ना आप, जैसे अगर आप ये बोले, ये समझ लीजिए, अगर भारत वाला क्षेत्र है, ये गोवा है, तो ये वाला पर्वतमाला क्या है, सह्याद्री, ये वाला है उत्तरी सह्याद्री और ये वाला है दक्षिणी सह्याद्री। तो ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र पड़ेगा। तो ये उत्तरी सह्याद्री के जंगलों में घूमते थे, वहां के लोकल लोगों से जानकारी लेते थे, ताकि ये युद्ध में कुशलता प्राप्त कर सके और अपने दुश्मनों को हरा सके, और बाद में इन्होंने इसका लाभ भी उठाया। 45 में हिंदवी स्वराज्य की अवधारणा प्रस्तुत की, हो गई बात। और इन्होंने संकल्प लिया कि मुगल शासकों द्वारा जो धार्मिक उत्पीड़न और जो दमन किया जाता था, उसके खिलाफ संघर्ष का इन्होंने संकल्प लिया। एक इनकी सबसे बड़ी विशेष बात यह थी कि जब भी अपने दुश्मन को पराजित करते थे तो उनकी स्त्रियों का बिल्कुल सम्मान करते थे और उनको सम्मानपूर्वक वापस कर देते थे, दुश्मन की स्त्रियों को भी। हालांकि इस काल में ऐसा नहीं था, बाकी सब स्त्रियों का क्या करते थे, शोषण करते थे या उनके साथ अत्याचार करते थे। ठीक। 59 में क्या हुआ, 59 में बीजापुर दक्षिण भारत में ही है, बीजापुर दक्षिण में ही है। तो बीजापुर के सुल्तान ने, यह घटना इंपॉर्टेंट है 59 की, ध्यान रखिए। 59 बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी पर अटैक करने के लिए भेजा। तो शिवाजी ने देखा इतनी बड़ी सेना है तो उसको कैसे हराया जाए, उन्होंने अपनी सूझबूझ का प्रयोग किया और उन्होंने बड़ी चालाकी से क्या काम किया, उनको आत्मसमर्पण के बहाने पहाड़ी क्षेत्र में बुला लिया। और पहाड़ी क्षेत्र में तो उनसे पंगा लिया ही नहीं जा सकता, उनको सारी जानकारी है कहाँ से अटैक करना है, कहाँ सुरक्षा है। ठीक है, तो इन्होंने आत्मसमर्पण के बहाने अफजल खां को बुलाया। अफजल खां काफ़ी लंबा चौड़ा तगड़ा था, हालांकि हाइट में शिवाजी बहुत लंबे चौड़े नहीं थे, लेकिन शारीरिक रूप से मजबूत थे और बुद्धि तो कमाल की थी ही। तो इन्होंने आत्मसमर्पण के बहाने इनको बुलाया और इनकी कर दी हत्या। और इनकी प्रसिद्धि पूरे के पूरे जो मराठा क्षेत्र था, पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र में ज़बरदस्त फैल गई और इनको ऐसा मान लिया गया ये तो अजय हैं। इन्होंने बीजापुर के बंदूकें, गोला बारूद और घोड़े को लूट लिया। अब इनके पास अपार हथियार थे, ठीक है, अपार गोला बारूद, बंदूकें, घोड़े थे। अब औरंगजेब ने क्या काम किया, इनसे परेशान होकर औरंगजेब ने, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है, मुगलों के अधीन का क्षेत्र है, तो बीजापुर के शासक से, सामंत से या शासक से अगर पंगा लेना है तो इसका मतलब क्या है, मुगलों का विरोध हो रहा है। तो औरंगजेब ने क्या काम किया, दक्षिण का जो उसका सूबेदार था, दक्षिण के सूबेदार को शिवाजी पर चढ़ाई के लिए भेजा। शिवाजी ने, और रात को अपना भाई साहब ये शिविर में आराम कर रहे थे लंबे सफर के बाद, तो शिवाजी ने सूझबूझ का इस्तेमाल किया। आधी रात को जब वो गहरी नींद में थे उन पर कर दिया अटैक करने के बाद उसकी कर दी उंगलियां, जिसको औरंगजेब ने भेजा था सामंत को, ठीक है, और उसके बेटे की कर दी हत्या। ओके, उसके बाद सूरत पर भी इन्होंने हमला किया। सूरत एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, महत्वपूर्ण शहर था, व्यापारिक केंद्र था, तो उन्होंने पार संपत्ति लूटी। देखिए, किसी भी शासक को मजबूत होने के लिए संपत्ति की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उन्होंने संपत्ति लूटी। बीजापुर से हुआ, सूरत से हुआ और बहुत सारी जगहों से हुआ, तो ये और शक्तिशाली हो गए। अब औरंगजेब ने क्या काम किया, औरंगजेब जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और ये समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो इसने क्या काम किया, जयसिंह को, वेरी इंपॉर्टेंट, जयसिंह को 1,00,000 सैनिकों के साथ पुरंदर के 1,00,000 सैनिकों के साथ शिवाजी पर अटैक करने के लिए भेजा। अब शिवाजी ने फिर सोचा इतनी बड़ी सेना है तो युद्ध करना तो समझदारी नहीं है, तो पुरंदर के किलों को बचाने के लिए इन्होंने इनसे संधि कर ली। तो ये जो संधि कहलाई, ये संधि कहलाई पुरंदर की संधि। कौन सी कहलाई? यस, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो पुरंदर की जो संधि हुई कब हुई? 1665 में हुई। और इन्होंने ये जयसिंह से सुरक्षा का एक तो आश्वासन लिया, ठीक है, और ये डिसाइड हुआ कि ठीक है अब औरंगजेब से मिलने के लिए वो आगरा जाएंगे।
तो 1666 में क्या हुआ, ये औरंगजेब से, शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा गए। इनके साथ इनके बेटे भी थे, वो थे संभाजी। वो कौन थे? संभाजी। लेकिन औरंगजेब ने धोखे से क्या किया, इनको कैद कर लिया। उसी वर्ष मई में ये गए सॉरी, और अगस्त में क्या हुआ, ये 13 अगस्त को फलों की टोकरी में बड़ी चालाकी से वहां से निकल गए और पहुंच गए कहाँ, रायगढ़। कहाँ पहुंच गए? रायगढ़ पहुंच गए। ठीक है, तो फाइनली औरंगजेब को बात समझ में आ गई कि इनसे तो संधि करनी पड़ेगी। तो औरंगजेब ने 68 में क्या हुआ, इनको बरार की जागीर दे दी, इनको बरार की जागीर दे दी और ये वहाँ फिर शासन करने लगे। ठीक, अब इन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले तो अभी तो युद्ध को थोड़ा सा कंट्रोल में किया और अपना फोकस क्या काम किया, जीते हुए प्रदेशों को मजबूत बनाने में और प्रशासन को सुधार करने में, प्रशासन में और सुधार लाने का जो फोकस है, अभी इन्होंने अपना फोकस वहां पर किया। ओके, इसके बाद थोड़ा सा और बचा हुआ है शिवाजी के बारे में, वो भी पढ़ेंगे पार्ट 2 में। एक रिवीजन करते हैं फटाफट। मराठा साम्राज्य के संस्थापक, यस, शिवाजी। इनका जो जन्म है कहाँ पर हुआ था, यस 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 यस, शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवनेरी दुर्ग कहाँ है, यस बताइए, यस यस, पुणे में। ठीक है, और तोरण दुर्ग जो पहला किला जीता, रिप्लाई कीजिए, यस, पुणे के पास। इनका जो पूरा नाम था, वास्तविक नाम था, वो क्या था, रिप्लाई कीजिए, यस 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 यस, शिवाजी भोसले। किनके नाम पर रखा गया, यस, कौन सी देवी, शिवाई देवी। ओके, इनके पिताजी का नाम क्या था, शाहजी। शाहजी, बेटे का नाम क्या था, संभाजी। पिताजी शाहजी, बेटा संभाजी और खुद शिवाजी। ओके, इनकी माता जीजाबाई, पत्नी सई बाई निम्बालकर और इनके दादा कोणदेव। गुरु बताइए, यस, समर्थ रामदास। ओके, और इनके संरक्षण में इनका क्या हुआ, लालन पालन हुआ। पहला किला इन्होंने कौन सा जीता, यस, तोरण दुर्ग। ओके, और मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी थे और हिंदवी स्वराज्य की इन्होंने अवधारणा भी प्रस्तुत की। और जो अफजल खां वाला केस हुआ था, ये हुआ था कब हुआ था, 59 में। ध्यान दीजिए, 59 में। कब हुआ था, 59 में, यानी कि पुरंदर की संधि से 6 साल पहले। पुरंदर की संधि कब हुई, 1665 में। यस, पुरंदर की संधि 1665 में। और अफजल खां को कब मारा, 59 में। अफजल खां को कब मारा, 59 में। ओके, और आगरा औरंगजेब से मिलने कब गए, औरंगजेब से पुरंदर की संधि के बाद। पुरंदर की संधि कब हुई, 65 में। औरंगजेब से मिलने कब गए, 66 में। और मई, जून, जुलाई, अगस्त, 2 महीने बाद ही, यानी कि तीसरे महीने वहां से चालाकी से बाहर भी हो गए। और फिर इनको जो मिली, बरार की जागीर मिली। बरार भी दक्षिण में ही है। तो मैं आशा करता हूं आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी और मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा और ये भी प्रयास करूंगा कि आप बोर ना हो, आपको मजा आए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। हाँ सॉरी, एक बात छूट गई थी, वो मैं आपको ये कहना चाह रहा था। देखिए, जो सबसे मूल्यवान चीज़ है, विश्व की जो सबसे मूल्यवान चीज़ है, वो आपको 2 आधारों पर मिलती है। नंबर 1 आपका व्यवहार, दूसरा आपके कार्य। आपके व्यवहार और आपके कार्यों के आधार पर आप विश्व की मूल्यवान चीज़ को प्राप्त कर सकते हो, या ये कहें या जो भी चाहे वो आप प्राप्त कर सकते हो। मात्र यही मेरे को आपसे कहना था। तो नेक्स्ट विषय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।